मैंने लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं पढ़ी कभी भी, ना खोल के देखी, ना लेक्सिकॉन पढ़ी। जो स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे माँ बाप, उनको पता नहीं यूपीएससी क्या होता है, तो उनको इतना पता भी नहीं था कि ये निकालना है, ज़रूरी है। मुझे 2 साल हो गया आज लगभग नोट्स बनाते बनाते। मैं आज तक एक दिन मिस नहीं करा जो मैंने नोट्स नहीं बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है। जब मैं बिना कोचिंग के कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से ही। मेरे पापा एक मज़दूरी किया करते थे एक फैक्ट्री में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो फिर लेकर हम आए हैं। आज हमारे साथ हैं यूपीएससी के टॉपर 101 रैंक है लक्ष्य आनंद सर। तो सर से हम बात करेंगे, सर की जर्नी जानेंगे, किस तरीके से सर ने यूपीएससी को क्रैक किया, सर का कौन सा अटैम्प्ट था और किस तरीके से सर ने तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी रही। तो पहले सर की हम थोड़ी जर्नी जानेंगे, कहाँ से आते हैं, कोचिंग लिया है नहीं लिया, कैसे क्या स्ट्रगल्स रहे, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपकी जो भी क्वेरीज आती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे कि नया एस्पिरेंट्स किस तरीके से तैयारी करे, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक्स उसको रखनी चाहिए। क्योंकि सर ने भी बिना कोचिंग के क्रैक किया, तो आप लोगों के अमूमन ज़्यादातर कमेंट बिना कोचिंग के ही आते हैं कि सर विदाउट कोचिंग हम कैसे तैयारी करें, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। तो आज उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और हमारी जो भी कमियाँ होती हैं वीडियोज़ में वो आप हमें बता सकते हो। तो धीरे धीरे हम उसको भी सुधारेंगे। तो चलिए हम सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने आपका जो गोल था उसको अचीव किया। शुक्रिया। सर, थोड़ा शुरुआत में आप अपने बारे में बताइए, और आप कहाँ से आते हो, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। तो मेरा नाम लक्ष्य आनंद है। मेरी 101 रैंक आई है, मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है इकोनॉमिकली देखा जाए तो। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से ही। मेरे पापा एक मज़दूरी किया करते थे एक फैक्ट्री में। मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया 2019 में। उसके बाद 2020 से 2022 तक मैंने एमए हिस्ट्री किया दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज से। और ये मैंने अब यूपीएससी की प्रिपरेशन 2019 के अंत से शुरू की थी। ओके। और सर, जैसा कि आपने बताया आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, तो अभी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जिस भी स्टूडेंट की, तो वो यूपीएससी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है यूपीएससी का, कि जब यूपीएससी अगर सोचते हैं तो पहले पैसा दिमाग में आता है, कितना पैसा तो होना ही चाहिए, दिल्ली जाना पड़ेगा, बिना दिल्ली जाए सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे स्टार्ट किया यूपीएससी की जर्नी को। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है। जब मैं बिना कोचिंग के कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना है। मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की वजह से कोई सक्सेसफुल होता है। मुझे लगता है कि हार्ड वर्क की वजह से कोई सक्सेसफुल होता है, क्योंकि कोचिंग लेने वालों में से सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं। सो जाहिर सी बात है 98% जो है लोग हैं वो परसिस्टेंट हार्ड वर्क नहीं कर पाते। तो अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं और लगातार कर सकते हैं, निरंतरता के साथ कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अपडेट है। वो अपडेट ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी को लेके आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी कोचिंग में जाकर लाख लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपको एंड टू एंड बताए, आपको एंड टू एंड गाइड करे, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की, जो आपको सिविल सर्विसेज की जो सही अप्रोच है वो बता सके, आपके आंसर चेक कर सके, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सके और आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे मेंटर की बात कर रहा हूं जो आपके लिए खड़ा है, आपकी मदद के लिए खड़ा है, आपकी हेल्प करेगा सिविल सर्विसेज क्रैक करने को। मैं बात कर रहा हूं ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित रियासत अली सर्स, जो पिछले कई सालों से सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन मेंटरशिप देते हैं। अगर आप भी एक ऐसे मेंटर की तलाश में थे, आप भी एक ऐसे गाइड की तलाश में थे जो आपको हेल्प कर सके, घर बैठे आपको बता सके क्या गलत है क्या सही है, तो दोस्तों आपके लिए रियासत अली सर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, उनसे जानिए कि कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, उनसे जानिए कि आप किस तरह से उनकी हेल्प ले सकते हैं, वैसी हेल्प जिसकी जरूरत आपको है। आप भी इस मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट बैच 23 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो साथियों, अगर आप भी रियासत अली सर की मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही उनसे कांटेक्ट करें और अपनी सीट बुक करें।
ओके सर, कुछ शुरुआती स्टेप्स बताइए, शुरुआती क्या स्टेप्स ऐसे होते हैं जिससे एक कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। जैसे अगर आज तैयारी की कोई सोचता है तो पहले वो मार्केट में जाता है तो बहुत सारे बुक्स उसको दिमाग में आते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स की वही बात फिर से आ जाती है। जब किसी एस्पिरेंट से बात करता है तो वो डरा देते हैं कि यार यूपीएससी ऐसे नहीं होता है, मुझे 3 साल इसमें लग गया, मेरी तो एनसीईआरटी खत्म नहीं हो रही अभी। सर वो शुरुआती स्टेप्स बताइए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो इस तैयारी में आना चाहते हैं तो उनको एक वो कॉन्फिडेंस उनका लगातार बना रहे, वो किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करें। मेरा मानना है कि शुरू में आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, जो आपको कहीं भी मिल जाएंगी आराम से। एनसीईआरटी करने के बाद जब आप उसे अच्छे से कर लें, तब आपको किसी दूसरे मटेरियल की सर्च करनी चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किताब, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको उस 1-2 किताब को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार मतलब कम से कम 5 से 7 बार आपको उसको अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए। मुझे पता है मार्केट में बहुत भरमार है, अलग अलग तरह के नोट्स, एक ही टॉपिक पे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको बस एक चीज़ उठानी है। भले ही वो अलग अलग सोर्सेज हों, लेकिन उसमें बात सेम ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे येलो बुक हो, चाहे ब्लू बुक हो, किसी भी बुक में आप उठा लो। दिक्कत ये है कि लोग बहुत सारा मटेरियल ले लेते हैं और थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से पढ़ते हैं, जो मुझे नहीं लगता ठीक है। एक सोर्स से पढ़िए और उसको बार बार लगातार पढ़िए, तो ये एक बेहतर तरीका रहेगा। जो लोग कंफ्यूज हैं कि शुरू कैसे करें, और शुरू करने के लिए करंट अफेयर से भी शुरू कर सकते हैं आप। एक हैबिट डालिए अखबार पढ़ने की, रोज़ रोज़ अखबार से नोट्स बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं रोज़ नोट्स बनाया करता था, मुझे 2 साल हो गया आज लगभग नोट्स बनाते बनाते। मैं आज तक एक दिन मिस नहीं करा जो मैंने नोट्स नहीं बनाए हो। तो मैं नोट्स बनाता था और यकीनन उसने मुझे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत मदद किया। ओके सर, अभी हम स्टेप बाइज बात करेंगे, थोड़ा स्ट्रेटजी को सर थोड़ा खुल के बताइएगा। अभी जितने भी टॉपर से हमने बात करी है तो वो ऐसे ही जनरली बताते हैं कि ये बुक्स कर लो, वो कोर्स। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर थोड़ा नेम बता दीजिए बुक का, कि फलाना बुक आपने जो भी यूज़ किया हो। जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें, शुरुआत प्रीलिम्स से होती है, तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपके क्या क्या रिसोर्सेज थे, क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी। मेरी प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम बुक्स थी, मैंने कोई ऐसे चेंज नहीं किया था खास बुक्स को। मैंने लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं पढ़ी कभी भी, ना खोल के देखी, ना लेक्सिकॉन पढ़ी, जो स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने वाजीरामन रवि की येलो बुक्स पॉलिटी के लिए पढ़ी थी, जो मुझे लगता है बहुत छोटी, बहुत क्रिस्प और बहुत आसान भी हैं। हिस्ट्री के लिए भी मैंने वाजीराम और रवि की येलो बुक्स पढ़ी थी, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा था ओल्ड एनसीईआरटी, जारेश शर्मा, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्रा को, जो बहुत अच्छा लगा था मुझे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो पढ़ना। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए भी येलो बुक पढ़ी थी, लेकिन एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक बहुत अच्छी हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लेते हैं ज्योग्राफी की 6 से 12 तक, तो मुझे लगता है आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बाकी 10% करंट अफेयर पे रहता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन मैंने टोटली करंट अफेयर से करा था और कहीं से नहीं किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर से आती है, तो करंट अफेयर से किया था। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है और पढ़ी भी नहीं थी इतनी ज़रूरत। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैंने वाजीरामन रवि के हैंडमेड नोट्स, वैशाली आनंद के, वो इस्तेमाल किए थे। और आई थिंक 1-2 सब इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वाजीरामन रवि की येलो बुक्स ही मार्केट से ली थी और वही पढ़ी थी। वो एक अच्छी किताब है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ मुझे एनसीईआरटी लगती है, मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन डेवलपमेंटल इकोनॉमी। तो ये सारे मेरी बुक लिस्ट थी, इन्हीं को मैं बार बार पढ़ता था। और कम सोर्स थे मेरे, बहुत कम सोर्स थे, लेकिन जो भी सोर्स थे मैंने उसको एकदम रट लिया था अच्छे से, 10-12 बार मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। तो आई थिंक ये एक चीज़ थी जो मुझे हेल्प की थी। ओके सर, अभी हम मेंस की बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी पर आने से पहले सर ये जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स के लिए, जैसे प्रीलिम्स आने वाला है या फिर प्रीलिम्स के लिए पहले तैयारी अपन कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं या फिर दोनों मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेकर चलते हैं, या फिर प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता है उसके बाद मेंस की तैयारी करते हैं, कैसे होता है सर ये? सबकी अलग स्ट्रेटजी होती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली किसी की स्ट्रेटजी फॉलो ना करें, मेरी भी मत करें, ना मेरी बुक लिस्ट फॉलो करें। आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाएं जो आपको कंफर्टेबल है। मैंने किसी की फॉलो नहीं करी, वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल, ठीक है। रही बात इसकी कि मेंस और प्रीलिम्स, मैंने प्रीलिम्स की पहले प्रिपरेशन शुरू की थी, मेंस की मैंने सोची भी नहीं थी कि क्या होगा क्या। मैंने एथिक्स और हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस प्रीलिम्स के दिन के पहले छुआ भी नहीं था, पता भी नहीं था कि सब सिलेबस क्या है, ये तक नहीं पता था। मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ के गया था प्रीलिम्स में, और क्योंकि मुझे लगता था कि प्रीलिम्स सबसे हार्ड स्टेज है, अगर प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ तो मेंस तो लिख ही नहीं पाऊंगा ना, तो ये मन में था। तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था। उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू की थी, जिस दिन मेरा प्रीलिम्स हो गया उससे अगले दिन से ही। तो मैं पहले प्रीलिम्स किया, फिर मैंने मेंस किया। लेकिन कुछ लोग पहले मेंस और प्रीलिम्स साथ भी करते हैं, तो आपकी कंफर्टेबिलिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है।
ओके। और सर अभी आप मेंस के बारे में बताइए सर, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आपने प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करी, तो फिर क्या क्या रिसोर्सेज आपने जुटाए और किस तरीके से तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? मेरी रिसोर्सेज सेम रहे थे, स्टडी मटेरियल कुछ चेंज नहीं हुआ था मेंस के लिए। हाँ, मैंने थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू किया था क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव आर्टिकल्स होते हैं काफ़ी जो आंसर राइटिंग में थोड़ी मदद कर सकते हैं। इसके बनिस्बत मैंने मेंस में आंसर राइटिंग खूब की थी, बहुत आंसर राइटिंग की थी। रोज़ मैं 3 घंटे आंसर्स लिखता था। और मुझे लगता है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज है कि आप किसी भी सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप सवाल अटैम्प्ट करें। मेंस बहुत लेंदी पेपर होता है, उसको अटैम्प्ट करना ही अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। तो मेरा पहला मकसद ये था कि मैं मेंस का पेपर अटैम्प्ट करूं, तो मैंने हैंड राइटिंग स्पीड्स तो सुधारी और रोज़ मैं आंसर्स लिखता था। बस ये एक परिवर्तन आया था मेरी स्ट्रेटेजी में, बाकी मैं पढ़ता वैसा ही था जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था। ओके। और सर उसके बाद सर आपका जब मेंस क्लियर हो गया, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी करी है, और इंटरव्यू के लिए सर किस तरीके से आपने अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाया? जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी एक सर है, उनका ट्वीट वायरल हो रहा है, जैसे उनका अभी 10 साल तक उन्होंने तैयारी करी, कुछ 6 बार उन्होंने मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू तक गए, लेकिन फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर ऐसी क्या गलतियां, ऐसी क्या चीज़ देखी जाती है इंटरव्यू में कि जो उनके अंदर नहीं थे, जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? 11 साल तक उन्होंने मेहनत करी, और वो चीज़ जैसे अभी सिलेक्शन जिनका हुआ है, जैसे आपका हुआ है, तो वो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या चीज़ देखा जाता है इंटरव्यू में? देखिए, मैं इसका कोई जज तो हूँ नहीं कि उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस है, लेकिन हाँ, मैं अपने अनुभव से ये कहूँगा कि लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलप की जा सकती है। ये मुमकिन नहीं है। पर्सनैलिटी होती है जो आप बचपन से ही रहे हैं, आपका परवरिश जिसमें हुआ है, आपके माँ बाप, आपके शिक्षक, आपके पीयर्स, आपके दोस्त, ये सब आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी बना चुके हैं। आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उसको चेंज नहीं कर सकते। लोग हाथ पैर मारते हैं कि वो पर्सनैलिटी चेंज कर लें, यूपीएससी के अकॉर्डिंग कर लें, मगर जो पैनल होता है वो बहुत अनुभवी पैनल होता है। 5 लोग सिविल सर्वेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, अपनी फील्ड में महारत हासिल कर, पद्मश्री, पद्म भूषण होते हैं, आर्मी कमांडर्स होते हैं, और यूपीएससी चेयरमैन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो एक 300 साढ़े 300 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने है। आप कुछ फेक करेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। हमारे इंटरव्यू में हमें चेयरमैन सर ने कहा था पहली चीज़ कि आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है वैसी रखिए। हम यहाँ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, बस आपको ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ईमानदार रह सकते हैं और कितने कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि, और मैंने कोई खासा प्रिपरेशन नहीं करी थी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि उस समय मेरे एमए के एग्ज़ाम भी चल रहे थे और मुझे समय नहीं मिला था कुछ पढ़ने के लिए भी। तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, मैं बस ऐसे ही चला गया था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 182 मार्क्स आए मेरे पर्सनैलिटी में। मैं बहुत ऑनेस्ट था, मैं कई सवालों के आंसर नहीं भी दे पाया था, लेकिन मैंने ऑनेस्टली कहा कि मेरे को नहीं आता सर आंसर, और कॉन्फिडेंटली कहा कि नहीं आता सर। तो सर को ये बात बहुत अच्छी लगी वहाँ पे सबको। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी वाले ये देख रहे हैं कि आप कितने ईमानदार हैं अपने आप को लेके, चीज़ों को कितना सच्चाई से रख सकते हैं, निष्पक्षता के साथ। तो ये एक चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में झलकनी चाहिए, चाहे आप इतने उद्यतर हों या ना हो, आपने कुछ ज़िंदगी में बहुत बेहतर किया हो ना किया हो, आपको ईमानदार रहना है उस बारे में। ओके। सर जैसा कि आपने कहा कि आप पर्सनैलिटी बना नहीं सकते हो, जैसे आपकी शुरुआत से होती है, आप पेरेंट्स के आपसे जो चीज़ मिलती है, फ्रेंड से आपको जो मिलती है, वही आप वहाँ दर्शाते हो इंटरव्यू में जाके। सर अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो अभी यूट्यूब पर, जैसे हम लोगों के चैनल्स हैं, तो वहाँ पे हम लगातार मोटिवेट करते हैं लोगों को। आप जैसे लोगों के टॉपर्स के इंटरव्यू करते हैं, ऑफिसर के इंटरव्यू करते हैं, तो उन वीडियो से सर गाँव में जो रह रहा है या फिर कस्बे में रह के पढ़ाई कर रहा है, वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि मैं भी यूपीएससी कर सकता हूँ। तो सर क्या लगता है कि आपको क्या यूपीएससी मांगता, क्या उसकी क्या डिमांड होती है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि अगर वो क्वालिटीज़ हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आपको यूपीएससी में नहीं जाना, उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सभी सक्सेस नहीं पाते हैं। लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ 700 800 1000 लोग सीट क्लियर कर पाते हैं। तो सर उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? देखिए, मुझे तो ये लगता है अपने सफ़र से कि कोई भी यूपीएससी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़लाँ नहीं कर सकता और फ़लाँ ही कर सकता है। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यूपीएससी को क्या चाहिए। यूपीएससी को चाहिए कि एक इंसान कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, प्रेशर अच्छे से हैंडल कर सके। ये नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें कई बार आपको मेंटलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। आप हर बार इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, आप लो स्कोर करेंगे, आपको बुरा भी फील होगा, डीमोटिवेट भी होंगे। यूपीएससी देखता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आप बाउंस बैक बेटर कैसे करते हो, आपके अंदर कितनी प्रिजर्वेंस है। क्योंकि आप जब एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो आप पे बहुत प्रेशर होगा, पॉलिटिशियंस का, फैमिली का, पीयर्स का, अलग अलग तरह से पब्लिक का प्रेशर होगा। उस प्रेशर को पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये यूपीएससी देखता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ये पेपर की तैयारी कर सकता है और कोई भी इंसान ये निकाल सकता है, प्रोवाइडेड वो नेगेटिव ना सोचे।
और हमेशा पॉजिटिवली हार्ड वर्क करता रहे। ऐसा भी नहीं कि पॉजिटिवली सोचता रहे और हार्ड वर्क ना करे, पॉजिटिवली हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है इसमें। तो एक तो मेहनती हो, ऊपर से उसकी मेंटलिटी जो है वो पॉजिटिव रहे शुरू से अंत तक। तो ये यूपीएससी चाहता है, और मुझे लगता है ऐसा कोई भी इंसान कर सकता है अगर ठान ले तो। ओके। और सर जैसा कि मुझे मालूम है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, आप सी सेट में मिस कर गए थे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कुछ नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स आपने वहाँ से लिया होगा कि ये गलतियाँ मेरे से हो गई, अगली में आपने उनको सुधार किया होगा। तो वो क्या क्या नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स रही जो आप बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? देखिए, बड़े तौर पर सिर्फ एक ही मुझे लगता है कि कमी रही थी, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने सोचा कि मैथ्स तो क्या ही है, मैं निकाल ही लूँगा सी सेट। और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने कई चीज़ें सही से नहीं पढ़ी पेपर में, और उस चक्कर में मेरा 0.3 मार्क्स से सी सेट रह गया था। तो ये गलती थी जो मैंने की थी, जो मैंने आगे नहीं दोहराई। ऑप्टिमिज्म एक अलग चीज़ होती है और ओवर कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैंने इस पे काम किया फिर कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। काम रहा था मैं अगले अटेम्प्ट में सी सेट में, मन भी करता था कि अटेम्प्ट करना है, और नहीं आता था तो नहीं करता था। तो ये सुधार मैंने किया अपने अंदर। ओके। और सर अगर पढ़ाई की बात करें तो इसमें कहते हैं कि घंटे मैटर नहीं करते, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते। जैसे कहीं शादी आ गई रिलेटिव्स में, कहीं दोस्त के यहाँ चले गए, पार्टी करने चले गए, सोचते हैं एक दिन में क्या हो रहा है, 2 दिन में क्या हो रहा है, चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ आपने कैसे मैनेज करी, आपने अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखा इस जर्नी में? देखिए, रखना तो पड़ता है, शायद सबके साथ सेम चीज़ें होती हैं। हर एक को एक इंडियन फैमिली में ही रहता है, तो शादी ब्याह ये सब तो लगा ही रहता है, इवेंट्स। मगर मुझे लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपने शुरू क्यों किया ये प्रिपरेशन करना। जब भी आपको मन उकसाए कुछ और करने का या डिस्ट्रैक्शन हो, और ये सोचना चाहिए कि बस 1 साल की बात है, बस 1 साल पढ़ लूँ, अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद तो बहुत शादियाँ हैं अटेंड करने के लिए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक बार होती हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन ऐसी चीज़ है जो एक बार होती है। शादियाँ होती रहेंगी, इवेंट्स होते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस होती रहेंगी। तो आपको ये देखना है कि आपको किसको वरीयता देनी है, पहले किसको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो मैं तो यही करता था कि मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, अब ये तो होता ही रहेगा, पढ़ाई करनी है मुझे बस। तो आप भी यही सोचिए। सर फाइनल आखिरी में बस वही चीज़ जानना चाहूँगा सर, उस दिन के बारे में जानना चाहूँगा जो आपकी ज़िंदगी का लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया। उस दिन के बारे में बताइए, वो सर दिन पूरा कैसे गुजरा, आपका रिजल्ट आया उसके बाद आपने फर्स्ट सबसे पहले किसको बताया, आपको किसने बताया, क्या क्या हुआ उस दिन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे 27 तारीख को रिजल्ट आने की, 27 को नहीं आया। फिर सोचा 28 को आएगा, 28 को नहीं आया। फिर सोचा 29 को आएगा, नहीं आया। तो 30 को तो यकीनन आना था। तो 30 को पता था आएगा। तो मेरी एक दोस्त है MA से, राजश्री। तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरा रिजल्ट देख के मुझे बताना। तो मैं मिलने गया था उससे, और जैसे ही मैं मिला तो तुरंत रिजल्ट आ गया। और उस दिन फिर बड़े खुश थे हम, खुशी में पता भी नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं। मेट्रो में भी बहुत आगे तक निकल गए, पता नहीं था। और फिर हम रात को घर पे आए थे, क्योंकि जो भी रास्ते में मिल रहा था वो पहचान रहा था कि अच्छा निकला है। तो काफ़ी सरियल फीलिंग थी एक तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उससे भी अच्छे दिन रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन इट वाज़ वन ऑफ द वेरी गुड डेज़ ऑफ माई लाइफ। और मुझे लगता है यहाँ ये किसी सफ़र का अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत है मेरे लिए। तो मैं इसको एक शुरुआत की तरह देखता हूँ। तो मैं इतना खुश भी नहीं था, बल्कि मुझे लग रहा था कि और चैलेंजेस हैं आगे। तो मैं ये सोच रहा था कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस विद माई पोस्ट। तो ये मैं अब भी सोचता हूँ, और खुदा चाहेगा तो ज़रूर ऐसा होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। आई होप दोस्तों सर ने अपनी जो जर्नी शेयर करी, जो स्ट्रेटजी शेयर करी, आपके जो लगातार क्वेरीज आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, ईमेल्स पर, वो सारी होप करता हूँ कि इस वीडियो में आपके सॉल्व हो गए होंगे। जैसे प्रीलिम्स को लेकर, जो भी बुक लिस्ट को लेकर वो सर ने बताया। सर ने बिना कोचिंग के तैयारी करी है तो उसके बारे में बताया, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो इस जर्नी में। आई होप आपने वीडियो एंड तक देखा होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।